अभी हम मौजूद हैं हमारे ख़ास एक मेहमान के साथ, इनसे भी बात करते हैं कि एजुकेशन की बात हो रही है और चंदौली जनपद है, धान का कटोरा तो कहा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर शिक्षा की बात करें तो उसको भी बढ़ाने के लिए लगातार नई नई संस्थाएं आ रही हैं और साथ ही एक बड़ी संस्था यहाँ पे आ चुकी है PW गुरुकुलम। तो उसकी प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या ख़ास है स्कूल में और चंदौली में क्या सोच के संस्था आई है और किस तरीके से अपना यहाँ पे सहयोग करेंगे। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुलम चंदौली में आ चुका है, तो क्या लगता है कि अब चंदौली में क्या कुछ सोच के गुरुकुलम यहाँ पे? जी, ये आपका प्रश्न बहुत उचित है इस समय, क्योंकि बनारस वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो ऑलरेडी कई ऐसे स्कूल्स हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चंदौली डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा था जहाँ पे स्कूल्स हैं, बट एक और वृहद प्लेटफॉर्म पे अगर एक स्कूल आता तो एक बहुत अच्छा होता। तो इसी प्रयास के साथ इसी लोकेशन को इसलिए देखा गया कि कम से कम इस एरिया के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो पिछड़ ना जाएं, उनको वो सुविधा के साथ वो एक स्कूल मिलना चाहिए जहाँ पे सारी चीज़ें, हर तरह की सुविधा उनको उपलब्ध हों और वो भी उस हुनर को अपने आगे और बढ़ा सकें जो बाकी स्कूलों में उनको मिलना चाहिए था। स्कूल की अगर बात करें तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ पे जुड़ेंगी, संस्कृति और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्योंकि ये धान का कटोरा एक तरीके से चंदौली जनपद कहा जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये एक ज़िला है जो कि यहाँ पे कहेंगे कि बहुत सारे किसान लोग ही यहाँ पे रहते हैं, कुछ रेलवे वाले क्षेत्र लोग के हैं, तो क्या लगता है कि उस लेवल को कैसे टच करेंगे और उनके लेवल पे कैसे जाके काम कर पाएंगे? देखिए, अभी जो हमारे पास एडमिशन्स हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाराणसी से भी बहुत बच्चे हैं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट के मुगलसराय के इधर के भी बहुत बच्चे आए हैं। और जैसे आपने कहा कि धान का कटोरा इस एरिया को कहा ही जाता है, यहाँ किसान वर्ग के लोग बहुत हैं और श्रद्धेय हैं वो इसलिए क्योंकि जो आज हम अन्न खा पा रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। तो जो कहीं ना कहीं जो एक एजुकेशन मिसिंग थी उन बच्चों में, और लेकिन बात ये भी है कि जब हम लोग इंटरव्यू इन बच्चों का करते हैं उनमें टैलेंट भरा पड़ा अपार है टैलेंट। तो मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, एक ऐसी सुविधाओं वाली जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे ये बच्चे भले ही थोड़े इंग्लिश में कमज़ोर हों लेकिन कम से कम वो निकल के आ सकें। सीखने का मादा है तो हमें वो सुविधाएं दे करके उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए। तो कुछ बच्चे जो आए हैं यहाँ से, नो डाउट इंग्लिश में थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन उनमें सीखने की जो लगन है वो अलग है। इस कारण से हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, अन्य विषय में लेना चाहते हैं जहाँ पे, क्योंकि अब करिकुलम तो पूरा इंग्लिश का है जहाँ समझ में नहीं आता है, उनके लिए भी हमने एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की है। तो ट्यूसडे और फ्राइडे को जब टीचर्स का स्टे बैक होता है, वो 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स 1.5 घंटा एक्स्ट्रा रुकते हैं, तो उस दिन बच्चे एक्स्ट्रा टाइम में उन बच्चों वो टीचर्स जो हैं उनको सिखाते हैं, जिससे कोई भी डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमने क्या किया है कि एक रेमेडियल क्लासेस रखा है। रेमेडियल ये करते हैं कि जैसे कई बार बच्चे थोड़ा लेट एडमिशन लेते हैं या थोड़े से कॉन्सेप्चुअली वीक होते हैं, थोड़ी सी उनको और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हफ्ते में 3 दिन सुबह के समय उनको असेंबली से निकाल करके उनको ये रेमेडियल क्लासेस दिए जाते हैं जहाँ पे टीचर्स उनकी बेसिक एजुकेशन एज एन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है, जिससे कि इन क्लासेस में जब वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं तो उनके जो बाकी बच्चों के साथ जो क्लासरूम होता है वो उसके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि जो गार्जियन होते हैं उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि फ़ीस क्या लगेगी और बुक्स वगैरह का क्या स्ट्रक्चर वगैरह है, इसको लेके काफ़ी गार्जियंस परेशान होते हैं। जैसे भी कोविड भी आया था तो उस समय आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी थे। तो जहाँ तक फ़ी का सवाल है, तो जैसे मैंने कहा कि स्कूल की कोशिश यही है कि हम जितनी सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे सकें। हमने स्कॉलरशिप्स रखी है जहाँ पे बच्चे जब आते हैं और उनको लगता है कि हमें लगता है कि ये वाकई कर सकता है, इनमें टैलेंट है, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और उनमें वो क्षमता है, पर किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाए अभी तक, तो हमने स्कॉलरशिप व्यवस्था भी दी है। वो हर एक कैटेगरी के लिए है, चाहे किसान वर्ग के लिए भी हो, चाहे सरकारी अफसर के लिए भी हो। और
इसके थ्रू बच्चों को एक सहूलियत ये मिलती है कि एक कम फीस में थोड़ा सा उनको एक रिलैक्सेशन जब मिलता है स्कॉलरशिप के माध्यम से, तो वो उन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं जो बाकी बच्चे करते हैं। कि अगर स्कॉलरशिप में सब ज़ीरो फीस कुछ केसेस में हमने किया है। मैं आपको बहुत सत्यता से ये बात बताऊंगी कि जहाँ पे पेरेंट नहीं हैं बच्चों के और किसी कारणवश दुर्घटना के कारण या कोविड के टाइम पेरेंट्स नहीं रहे, तो वहाँ पे हमने ज़ीरो फीस की भी प्रावधान रखा है। बुक्स वगैरह के लिए क्या है? बुक्स के लिए देखिए हम लोगों ने एकदम क्लियर सिस्टम बनाया है कि हम अननेसेसरी बुक्स हम बुक लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। हमें हैवी बुक लिस्ट नहीं रखनी है, हमें क्वालिटेटिव बुक लिस्ट रखनी है। तो क्वालिटेटिव बुक लिस्ट रखने के लिए हमने कोशिश की है, एक 6 ऑनवर्ड्स तो आपको सभी को पता है कि CBSE नॉर्म्स के हिसाब से चलता है, NCERT पैटर्न है, तो उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। सपोर्ट बुक्स हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चों को चाहिए कि हेल्प मिलती है प्रैक्टिस के लिए। बट नीचे के क्लासेस में जो भी बुक्स रखी हैं हमने क्वांटिटी कम, हमने क्वालिटी बेहतर रखी है। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन हाउसेस एंड क्वालिटेटिवली जो एकदम टेस्टेड बुक्स हैं कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हीं बुक्स को रखा है। और कोशिश ये की है कि जो टोटल अमाउंट आता है बुक लिस्ट में जो पेरेंट्स को पे करना पड़ता है वो जितना मिनिमम हो सके हो, जिससे कि इसका बोझ जो है पेरेंट्स पे ना। बुक्स आपके यहाँ से जाता है या फिर कहीं आउटलेट से? नहीं, हमारा कोई आउटलेट नहीं है, हमारा कोई सेल्फ पब्लिशिंग हाउस नहीं है, ये प्राइवेट पब्लिशर्स का है। पर हमने 50 रिसर्चेस करके जब देखा कि हाँ एक बुक ऐसी है जहाँ हम इस क्लास में लगाया जा सकता है विच इज़ क्वालिटेटिवली रिच, उसी को ही हमने रखा है। अन्यथा हमने उन बुक्स को डिस्कार्ड किया है जो हमें लगा कि बच्चों के लिए ठीक नहीं होंगे। संस्कृति वगैरह की आप बात बता रही थी, तो क्या है चीज़ें उसमें अलग क्या है जैसे और स्कूलों से अगर बात की जाए? देखिए, जहाँ तक हम संस्कृति की बात करते हैं तो ये अपने में बहुत वृहद है। और अब थोड़े बच्चे जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं बच्चों से, तो कहीं ना कहीं एक दूरी इनकी बनती चली गई है। पेरेंट्स भी अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए हैं ज़्यादातर, तो वो चीज़ें अब नहीं आ पाती हैं जो हमारे संयुक्त परिवार में हुआ करती थी। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया है। तो जैसे कि कोशिश की है कि शुरू में जब स्कूल आए तो आपस में एक दूसरे को एड्रेस करें जय हिंद करके, पैर छूते हैं वो अपने टीचर्स का, बनस्पति ये कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करें। प्रेयर सिस्टम है, हर छोटी चीज़ के लिए एक प्रेयर करते हैं, वो खाने के पहले भी होती है और खाने के बाद भी होती है, जिससे कि किसी भी रूप में धन्यवाद एक ईश्वर को उनको करना चाहिए। और ख़ासकर एक चीज़ और कि हर एक बच्चे को हम लोगों ने यही एडवाइस की है कि घर से निकलने के पहले कम से कम अपने माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूर लेकर के निकलें। तो पैर छू के निकलें, वो ज़रूरी है क्योंकि वहीं से दिन की शुरुआत होती है। ये एक अच्छी चीज़ है कि जैसे कि अभी इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्कूल आ रहे थे तो ज़्यादातर यही हो रहा है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और यही सारा चल रहा था। तो उसमें कुछ बदलाव होने की कोशिश अब जारी है। तो गुरुकुलम नाम से ही अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ अलग मिलने को मिलेगा। तो ये हमारे साथ ही अभी PW गुरुकुलम के प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने अभी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।